जयपुर में एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया सेठ होता है। ये टिंडर पर अमीर लड़कों को फंसाती हैं और फंसा करके उनसे पैसा वसूल करने का काम करती हैं। ये देखते ही देखते ये देह व्यापार और हनी ट्रैप गिरोह की बहुत बड़ी सरगना बन जाती है। आज की कहानी यही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। ये जो प्रिया सेठ है, इसका जन्म राजस्थान में एक टाउन होता है फालना। वहाँ उनके माता पिता होते हैं। इनके जो फादर होते हैं वो लेक्चरर होते हैं और इनकी जो माँ होती है वो भी टीचर होती है। ये प्रिया सेठ फालना में ही अपनी स्कूलिंग पूरी करती है। इंग्लिश मीडियम में बाकायदा पढ़ती हैं। 10वीं में 82%, 12वीं में 75% होते हैं। ये जो फालना टाउन है, यूं तो किसी जमाने में अपने रेडियो उद्योग के लिए बड़ा फेमस था और अब प्रेजेंट में है वो अपने छाता उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। और इसी फालना से जब ये प्रिया, इसके माता पिता टीचिंग फील्ड से थे, ये जो प्रिया है इसके नाना हैं वो पास ही में सिरोही में लेक्चरर थे और इसके जो एक फूफा हैं वो जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लिहाजा प्रिया के ऊपर भी काफी पारिवारिक दबाव था कि तुम्हें भी टीचिंग फील्ड के ऊपर ही आना है। इसीलिए ये जो प्रिया है उसको उसकी माँ जयपुर भेज देती हैं लेक्चरर बनने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। तो कहते हैं जब वो जयपुर आ रही थी तो उसकी माँ ने कहा था कि तू लेक्चरर बनकर ही घर लौटना। लेकिन प्रिया है उसकी ख्वाब कुछ और थे, उसके कदम कहीं और जाने वाले थे। वो जयपुर आ जाती हैं, अपनी नानी के पास कुछ समय रहती हैं और बाकायदा पढ़ती हैं, तैयारी भी करती हैं। लेकिन ये जो प्रिया है उसके कुछ लक्षण ठीक नहीं थे। इसकी वजह से उसकी उसकी नानी के साथ झगड़े होने शुरू हो गए। इसी झगड़ों के तहत प्रिया एक दिन नानी का घर छोड़ लेती हैं और जयपुर के मानसरोवर में इंडिपेंडेंट रहना शुरू कर देती है। घर वालों को पता चल जाता है कि नानी का घर छोड़ चुकी है। ये घर वालों से पैसे मंगवाती हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम वापस घर आ जाओ। ये घर नहीं जाती, ये घर वालों से पैसे मांगती हैं। घर वाले सोचते हैं कि यदि इसको पैसे देने बंद कर दिए तो प्रिया थक हार के घर आ जाएगी, फिर हम उसे पढ़ाएंगे, कुछ और करवाएंगे। लेकिन प्रिया तो प्रिया थी, वो न घर गई और न नानी के घर गई। ये अकेला ही रहने की उसने जिद कर ली, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं। तो इसी पैसों में वो उल्टा सुल्टा दिमाग लगाना शुरू कर देती है। इसी दरमियान इसकी जो मुलाकात होती है दीक्षांत नामक एक लड़का, उससे हो जाती है। इससे फिर जो दीक्षांत के साथ ये वही बजाज नगर में लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं। बजाज नगर के अनीता अपार्टमेंट में वहां ये लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं। अब इस दरमियान उनको पैसों की जरूरत होती है। तो ये प्रिया जो है अपना जो बॉयफ्रेंड है दीक्षांत, इसके साथ मिल करके टिंडर पर अमीर लड़कों को फंसा करके उसे पैसा निकालने की ये जो युक्ति करती है और कम समय में अमीर बनने का ख्वाब देखना शुरू कर देती है। इस काम में शुरू शुरू में प्रिया को सफलता भी मिलती है। ये पैसा ऐंठना शुरू कर देती है, लड़के उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और देखते देखते ये एक तरीके की इस गिरोह की मास्टरमाइंड बनने की तरफ इसके कदम बढ़ रहे थे। इसी दरमियान जो प्रिया है इसकी मुलाकात हो जाती है लक्ष्य वालिया के नाम से। ये युवक है, ये ऑलरेडी देह व्यापार में लिप्त था। अब जो प्रिया है ये पहले ऑलरेडी है जो टिंडर पर लोगों को फंसाती थी, हनी ट्रैपिंग का काम करती थी। अब ये लक्ष्य के संपर्क में आ गई। उसके बाद है जो उसने अश्लील वेबसाइट बना दी। अब उस अश्लील वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए महीने के तकरीबन 90,000 रुपए तक के खर्च किया करती थी। इस वेबसाइट के थ्रू उसने अनगिनत युवतियों को इस देह व्यापार के काम में धकेल दिया और बहुत सारे लोगों से उसने पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। देखते देखते इनके पास पैसे खूब सारे होने शुरू हो गए। इसी दरमियान होता क्या है कि जो प्रिया है उसका बॉयफ्रेंड होता है दीक्षांत। ये जयपुर से मुंबई शिफ्ट होना चाहता है, इसलिए थोड़े समय के लिए वो बॉम्बे चला जाता है। अब चूंकि दीक्षांत पहले से ही गलत रास्तों पे था, बहुत सारे नशों का आदी था, इन्हीं नशों की वजह से जब वो बॉम्बे में था तो उसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा आ जाता है। अब जो दीक्षांत से कर्ज मांग रहे थे वो दीक्षांत के पीछे पड़ गए, उसकी जान पर बनी आई। तो वो एक दिन बॉम्बे से भाग करके जयपुर आ जाता है और वो जयपुर आता है तो अपनी प्रेमिका जो प्रिया सेठ होती है उसको पूरी रास्ता बताता है कि किस प्रकार से मुंबई में मेरे ऊपर कर्जा हो गया, लोग मेरे पीछे पड़े, मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे मार डालेंगे। प्रिया सेठ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए लक्ष्य के साथ मिलकर एक युक्ति लगाती है। वो कहती हैं कि क्यों ना इस बार टिंडर पे को बड़ा व्यापारी को रिच अमीर आदमी उसको फंसा लेते हैं, हनी ट्रैपिंग करते हैं और 20 से 25 लाख रुपए उसे वसूल कर लेंगे, जिससे है जो इसका बॉयफ्रेंड जो दीक्षांत, इसका कर्जा है वो उतर जाएगा। इसी के तहत प्रिया टिंडर पर किसी रिच बंदे की तलाश में थी तो उसको रिच बंदा मिल जाता है।
दीवान कौली के नाम से अमीर आदमी मिल जाता है, जो अपने आप को दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है। या मानो प्रिया की तलाश खत्म हो गई, उसे लगा कि जो अमीर आदमी मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब प्रिया उससे फोन पर बातें करती है, उसको बातों में उलझाती है। इधर जो सामने दीवान कौली होता है वो भी बड़ा खुश होता है, उसे लगता है कि कोई औरत है वो उसके साथ मेरी मित्रता हो गई है। 2 मई 2018 को ये जो प्रिया है उस दीवान कौली को अपने फ्लैट में बुलाती है। दीवान कौली बड़ा खुश होता है और बड़ा ही सज सवर के खुशी के साथ उस फ्लैट में उसके पास मिलने के लिए जाता है। सामने प्रिया दरवाजा खोलती है, उसका स्वागत करती है। दोनों फ्लैट के अंदर आते हैं। जो ही वो दीवान कौली अंदर आता है तो अंदर आने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि पहले से वहां पर 2 मर्द ऑलरेडी बैठे हुए थे। पता चलता है उसमें से एक का नाम लक्ष्य है, दूसरे का नाम है वो दीक्षांत है। अब चूंकि ये जो दोनों ये जो पहले बैठे थे और प्रिया, इनका तो प्रोग्राम ही था कि आते ही उसको पकड़ना है, बांधना है और हनी ट्रैपिंग के तहत उससे जो पैसे लेने हैं। तो जो ही वो दीवान कौली अंदर आता है, ये तीनों उसको बांधते हैं, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और पैसों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अब जो ही दीवान कौली के ऊपर लातें पड़ना शुरू होती हैं तो दीवान कौली भी सच्चाई उगल लेता है। वो बताता है कि दरअसल मैं कोई दिल्ली का व्यापारी नहीं हूं, नहीं मैं पैसों वाला हूं, और मजे की बात यह है कि मेरा नाम तो दीवान कौली है ही नहीं। प्रिया चौंक जाती है कि ये क्या हो गया। तो उसके साथ जो उसके बैग में जो उसका आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर आईडी कार्ड सब उसके साथ होते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सब निकालती है। तो प्रिया स्वयं देखती है कि वाकई में तो दीवान कौली नहीं है, इसका नाम तो दुष्यंत शर्मा है। वो बताता है कि मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है, मैं तो मामूली सी नौकरी करता हूँ। अब दरअसल उसने बताया कि मैं तो कोई लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा था, इसलिए लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने जो टिंडर पर अपना नाम है जो दीवान कौली के नाम से बताया। मैंने ये भी बताया कि मैं दिल्ली का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो प्रिया सेठ है उसका माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसको तो बहुत बड़ा सेठ चाहिए था, हनी ट्रैप के तहत किसी को फंसाना था। 20 से 25 लाख रुपए की उसको जरूरत थी, मिला क्या। तो खैर ये पीटने के बाद उससे उसका फैमिली बैकग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं। तो बताता है कि मेरा नाम दुष्यंत शर्मा, पिता का नाम रामेश्वर शर्मा, मेरी जो माँ है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो इनको लगता है कि सरकारी टीचर है माँ, तो कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा। तो 2 मई के बाद अगले दिन 3 मई 2018 को ये जो प्रिया शेठ हैं ये दुष्यंत शर्मा के मोबाइल नंबर से ही दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर शर्मा को फोन करती है और बोलती है कि तुम्हारा पुत्र है वो हमारे कब्जे में है, यदि तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कम से कम 10 लाख रुपए हमें दो। अब पिता बेचारे घबरा जाते हैं। अच्छा, इधर जो रामेश्वर शर्मा होते हैं इनकी क्या दिक्कत होती है कि इनके 2 बेटे होते हैं। तो एक बेटा कुछ दिन पूर्व ही, जो इसका छोटा बेटा था वो कुछ दिन पूर्व ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। इनका ये बड़ा वाला बेटा दुष्यंत शर्मा अभी एक किसी के गिरफ्त में था, 10 लाख रुपए उनसे मांगे जा रहे थे। तो जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को, जो कि अब एकमात्र उनके परिवार में एकमात्र बेटा रहा था, उस बेटे को खोना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो ये दुष्यंत शर्मा है उसी के यूनियन बैंक के अकाउंट में आनंद फानंद में उसी दिन यानी 3 मई को सवेरे 10 बजे बैंक में तकरीबन 3 लाख रुपए जमा करवा देते हैं। और उसी सेम डे ये जो प्रिया सेठ हैं ये नजदीक की एसबीआई एटीएम बैंक जाती हैं, जो किसी तिराहे पे स्थित था। उस बैंक से 3 बारी 12:58 59 और 1 बजे के आसपास है वो पैसे निकालती हैं। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 वो पैसे निकालती हैं। लेकिन अब ये जो प्रिया सेठ हैं, जो उसका बॉयफ्रेंड दीक्षांत, जो उसका साथी लक्ष्य वालिया, अब इनके सामने दिक्कत ये थी कि जो दुष्यंत शर्मा है ये तो पकड़ में आ गया, इसने हमारे बारे में जान लिया, अब हम उसे छोड़ देंगे तो ये तो मुकदमा तो होगा, पुलिस तो हमें पकड़ेगी, जेल तो वैसे जाना ही है और हमारा पूरा राज खुल जाएगा, हमारा बांडा फूट जाएगा। तो क्या किया जाए। तो अभी युक्ति लगाते हैं कि क्यों ना उसको मार करके फेंक देते हैं, ये मर जाएगा तो राज सामने आएगा नहीं। इसीलिए ये जो एटीएम से जो पैसा निकाला जाता है उसी पैसे से ये नजदीक की एक जो दुकान होती है वहां से ट्रॉली बैग खरीद के लेके आ जाते हैं। ट्रॉली बैग खरीदने के बाद ये वापस रूम पे आते हैं, दुष्यंत शर्मा को पीट पीट कर मार डाल देते हैं और मारने के बाद उसको ट्रॉली बैग में पैक करते हैं और ये इसी दुष्यंत शर्मा की गाड़ी में बैठ करके लेके जाते हैं और सांगानेर जो है उस रोड पर झाड़ियों में इस बैग को फेंक करके आ जाते हैं। हालांकि ये जाते हैं उसे पूर्व बकायदा एक फर्जी नंबर प्लेट भी बनाते हैं। ये जो लक्ष्य वाले हैं अपने आधार कार्ड के माध्यम से कहीं से जुगाड़ करके फर्जी नंबर प्लेट बना के गाड़ी के ऊपर लगा देता है ताकि ये पकड़ में नहीं आए। अच्छा, ये जब लाश फेंके वापस आ रहे थे तब उसी दुकान से वापस जाके एक और एक्स्ट्रा ट्रॉली बैग है वो खरीद के लेके आ गए, ताकि जब अपार्टमेंट में एंटर हो तो किसी को शक नहीं हो कि जब गए थे तो ट्रॉली बैग के साथ फिर वापस आए तो खाली कैसे आए।
इधर जो दुष्यंत शर्मा दूसरे दिन पैसे डालने के बाद भी जब घर नहीं पहुंचा तो दुष्यंत शर्मा के जो पिताजी हैं रामेश्वर शर्मा, वो जौटवाड़ा थाना में है जो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। वो बताते हैं कि वो लास्ट टाइम ऑफिस से निकला था, उसके बाद आज तक घर नहीं पहुंचा। फिर किस प्रकार से सवेरे है जो 3 मई 2018 को उनके बेटे दुष्यंत के मोबाइल से ही उनके मोबाइल के ऊपर फोन आया, जो सामने से कोई लड़की बोल रही थी। वो बता रही थी कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, यदि तुम्हें उसे बचाना है तो 10 लाख रुपए दो। और किस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने अपने ही बेटे दुष्यंत शर्मा के यूनियन बैंक के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए। अब पुलिस है वो उनके बेटे के मोबाइल नंबर के आधार पर है जो वो डेटा वो ट्रैक कर रही थी, तो उन्हें पता चला कि वो किसी प्रिया सेठ जो है उस लड़की के संपर्क में थे और लंबे समय से लगातार रोज 2 बार 3 बार बात किया कर रहे थे। इवन 2 मई को जब आखिरी बार का जो कॉल डिटेल खंगाली गई तो 2 मई को भी इन्होंने तकरीबन 5 से 6 बार प्रिया सेठ से बात की। शाम को लास्ट तकरीबन 7:40 के आसपास उनकी बात हुई थी। तो पुलिस को इस प्रकार से प्रिया सेठ के नंबर मिल जाते हैं। जब वो प्रिया सेठ के नंबर को ट्रेस करती हैं तो उन्हें लोकेशन मिल जाती है जयपुर के ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर की। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब संजोग से ये प्रिया सेठ और ये दीक्षांत और ये लक्ष्य, ये तीनों ये जो दुष्यंत की गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए मिल जाते हैं। तो पुलिस को वो दुष्यंत की गाड़ी भी मिल जाती है, ये तीनों अपराधी भी मिल जाते हैं। पुलिस इन तीनों को पकड़ के थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद जो उनसे सख्ताई के साथ पूछताछ करती है और तो ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब इस केस में हुआ क्या, तो देखिए केस में ऐसा हुआ कि निचली अदालत में जब इनको पेश किया गया तो सबसे पहले तो जो प्रिया सेठ है वो अदालत में मुकर गई। उसने बता दिया कि मैं ना तो जो दीक्षांत को जानती हूँ, न मैं लक्ष्य को जानती हूँ, न मैं इस प्रकार के किसी अपराध में किसी हत्याकांड में शामिल हूँ, न मैं किसी के साथ लिव इन में रहती थी, मैं इनको नहीं जानती, मेरे को तो ऐसे ही फंसाया जा रहा है। उनका साथी जो था लक्ष्य, उसने भी यही कहा कि मैं है वो इनके अपराध में मैं शामिल नहीं हूं, न मेरा उनके साथ कोई संबंध है, पुलिस तो मेरे को जबरदस्ती उठाकर पकड़ कर लेके आ गई है। इधर जो ये दीक्षांत था उसने भी यही कहा कि मैंने अपराध किया नहीं है, न मैं नशेड़ी हूँ, न मैं किसी प्रकार का नशा पता करता हूँ, न मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है। ये पुलिस जो कहानी बता रही है सब के सब मनगढ़ंत है। पर खैर पुलिस जो है बड़ी ही सावधानी से सारे सबूत इकट्ठा करके लेके आई थी। इन्होंने जहां से जिस दुकान से ट्रॉली बैग खरीदा था बाकायदा वहां के प्रूफ सीसीटीवी फुटेज सब उनके पास था। उसके अलावा जिस एटीएम से इन्होंने एसबीआई के एटीएम से एक तिराए से जिन्होंने पैसा निकाला 12:58 59 और 1 बजे कितनी रकम निकाली उसका सारा डेटा भी पुलिस के पास था। बाकायदा उसके भी फुटेज पुलिस के पास थे। तो सारे सबूत पुलिस के पास मौजूद थे। तो जब निचली अदालत ने इन सब के मुकदमे को सुना और उसके बाद फैसला सुनाया, फैसला क्या आया? फैसला यह आया कि जो दीक्षांत और ये लक्ष्य हैं इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है प्रिया सेठ, इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये तीनों जेल के अंदर है। अब देखिए इस कहानी से ये पता चलता है कि इंसान यदि शॉर्टकट में जल्दी से अमीर बनने की कोशिश करे और कोई शॉर्टकट का रास्ता अपनाए तो उसकी उम्र छोटी तो होती है। अपराधी की उम्र चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर दे उसकी उम्र छोटी होती है। आज की कहानी जो है उसके बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं? क्या आप राजस्थान में क्या फालना या उसके आसपास से कहानी सुन रहे हैं? क्या इस कहानी के बारे में आपको पहले से जानकारी थी या और कुछ इस कहानी के बारे में आप जान रहे हो जो हमसे छूट गई है? तो कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लाइक करने से हमें कुछ फायदा होता नहीं है और आपकी जेब से भी कुछ जाता नहीं है। बस हाँ इतना जरूर है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें कुछ बेहतर करने की है जो प्रेरणा मिलती है। आपसे एक और दरख्वास्त है कि इस कहानी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।